बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 9 जून और दिन है जुमेरात का। व्यूअर्स, कल से एक खबर पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही थी कि मकसूद चपड़ासी की दुबई में मौत हो गई और मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। ये खबर बड़ी तेजी के साथ पूरे बरतानिया में गर्दिश करना शुरू करती है और इसी दौरान कुछ लोगों ने सलमान शहबाज से राब्ता भी किया, जिसमें मैं भी शामिल था। हमारे एक दोस्त के जरिए ये राब्ता किया गया, पैगाम भेजा गया सलमान शहबाज को और मकसूद चपड़ासी के हवाले से इंफॉर्मेशन दी गई कि क्या ये खबर दुरुस्त है और क्या आपको इस हवाले से मालूम है कि मकसूद चपड़ासी अब इस दुनिया में नहीं रहे और ये वाकया 7 जून का है, और क्या ये भी दुरुस्त है कि इस खबर को छुपाया जा रहा है, और क्या आपकी इस हवाले से कोई मुलाकात हुई, कोई गुफ्तगू हुई, कोई ऐसा शख्स जिसने आपका पैगाम भेजा हो, और क्या आप माजी में मकसूद चपड़ासी से राब्ते में रहे या नहीं रहे। तो जवाब क्या आया? खामोशी। और आपने अक्सर देखा हो कि व्हाट्सएप के ऊपर कुछ टिक्स लग जाते हैं कि द मैसेज हैज़ बीन सीन, लेकिन जवाब नहीं आया। फिर कॉल भी की गई लेकिन खामोशी, कोई जवाब नहीं आया। और फिर 2 दिन तक इस खबर को छुपाया गया, बल्कि 3 दिन तक इस खबर को छुपाया गया। सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने डेथ सर्टिफिकेट तक शेयर कर दिए कि जनाब ये देखें, डेथ सर्टिफिकेट आ गया, और इस डेथ सर्टिफिकेट के अंदर बाकायदा नाम भी लिखा गया। और फिर डेथ सर्टिफिकेट पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर सर्कुलेट करना शुरू कर देता है। डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक जो चीज़ें इसमें शेयर की गई हैं कि नेशनैलिटी पाकिस्तानी, नाम मलिक मकसूद अहमद, मलिक नियाज अहमद, ये गालिबन जो नाम जो है वो पूरा का पूरा जो लिखा गया है। अच्छा, फिर इसके बाद रिलीजन मुस्लिम, ऑक्यूपेशन पार्टनर, एज 49 years, address Dubai, place of death Dubai, date of death in figures the 7th of June 2022, date of death in letters 7/6/2022, date of death फिर वो उसे हिजरी कैलेंडर के अंदर भी लिखा गया, रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, डेट ऑफ इशू भी आ गई, प्लेस ऑफ इशू भी आ गई, टाइप ऑफ इशू न्यू है, और फिर आखिर में उसको स्टैंप कर दिया जाता है। जो मिजाज अथॉरिटी थी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन, और डेथ सर्टिफिकेट, इसका एक खाका, एक कॉपी इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तेजी के साथ लोगों ने शेयर करना शुरू कर दी। जवाब शहबाज शरीफ की फैमिली की तरफ से कोई नहीं आया। कोशिश की गई जवाब दिया जाए, लेकिन मुकम्मल खामोशी थी। व्यूअर्स, आपको बताते चलें, मकसूद चपड़ासी साहब कोई छोटी शख्सियत नहीं है, और इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई इनके अकाउंट से होती है। मकसूद चपड़ासी का जिक्र मुतादिद बार खान साहब ने अपनी तकरीरों में भी किया, शहजाद अकबर साहब मुतादिद दफ़ा इनका नाम लेते रहे, क्योंकि जो रिकॉर्ड ये बता रहा था कि इनके अकाउंट को इस्तेमाल किया गया मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। जो शख्स 28,000 25,000 तनख्वाह पर मुलाजमत करता था शरीफ खानदान के पास, एकदम से उसके अकाउंट में अरबों रुपए आ जाता है, करोड़ों रुपया, यानी 375 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में आए, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि ये पैसे कैसे आते हैं। वो कहता है कि मैं मुलाजमत करता हूं और फिर मेरे अकाउंट में दस्तखत और जिन लोगों ने करवा कर रख लिए, मुकम्मल डिटेल्स मौजूद हैं। पाकिस्तान की कानून नाफिज करने वाले इदारे, एजेंसीज उन्हें शामिल तफ्तीश करना चाहती हैं, लेकिन बड़ी जहानत के साथ मकसूद चपड़ासी मरहूम को इस मुल्क से बाहर भिजवा दिया जाता है, और अरसा दराज से वो दुबई में मुकीम भी थे। व्यूअर्स, वो किसी लेवल के ऊपर किसी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं बने। और आपको ये भी याद होगा, हमजा शहबाज की तरफ से एक बयान के अंदर ये कहा गया कि वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन थी। अब मसला ये है कि क्या ये पैसा मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में अभी भी मौजूद है, निकाल कर किन के अकाउंट में डाला गया, और जिस शख्स का अकाउंट इस्तेमाल किया गया, और अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो फिर इन्वेस्टिगेशन किस समत में की जाएगी, क्योंकि अब ऐन मुमकिन है कि रिकॉर्ड मिटा दिया जाएगा, और जिस शख्स का अकाउंट इस्तेमाल किया गया अब वो इस दुनिया में नहीं है,
तो फिर वो गवाही देने के लिए मुल्क में आएगा भी नहीं। देखिए कितनी जहानत के साथ और कितनी महारत के साथ अब इस पूरी सिचुएशन को इस्तेमाल किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस, शरीक मुलजिम मकसूद चपरासी दुबई में इंतकाल कर गए। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। और शरीफ ख़ानदान के कारोबार में शामिल मकसूद चपरासी हरकतें कल बंद होने से इनका ये इंतकाल हुआ और उनके अकाउंट में रकम आने पर इस केस में शामिल किया गया था, जिसकी डिटेल्स मैंने आपके साथ रखी। और इनका इंतकाल 7 जून को हुआ और 9 जून को इनका डेथ सर्टिफिकेट जारी किया गया। और जब सवाल किया गया उन लोगों से जो प्रोसिक्यूशन के अंदर हैं, जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, वो ये कहते हैं कि मकसूद के इंतकाल से मुकदमे यानी मनी लॉन्ड्रिंग केस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ये गवाह थे और ना ये मुद्दई थे, ये केस चलता रहेगा। और वो ये भी कहते हैं कि मकसूद से मुतल्लिक तफ्तीश को पहले ही केस का हिस्सा बना दिया गया है और चलान के मतन में बताया गया है कि मकसूद चपरासी के नाम पर 7 बैंक अकाउंट्स थे और इन अकाउंट्स में 8 साल में 3 अरब रुपए से जायद रकम जमा करवाई गई। मतन में यह भी बताया गया कि चलान के मुताबिक मकसूद चपरासी की 25,000 रुपये माहाना तनख्वाह थी और वो मॉडल टाउन हेड ऑफिस में मुलाजिम था। केस की तफ्तीश के दौरान ही मकसूद को दिल की तकलीफ हुई थी। मकसूद के अहले खाना ने उनके इंतकाल पर कुछ कहने से गुरेज किया, तहम उनके करीबी ज़राए ने तस्दीक की कि मकसूद का इंतकाल हो चुका है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्या मकसूद की बॉडी को पाकिस्तान लाया जाएगा, क्योंकि मेरी इतलात के मुताबिक इसे रोका जा रहा है, असर व रसूख इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो ग्राउंड्स इस्तेमाल की जाएंगी बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आपके ख़िलाफ़ इंक्वायरीज चल रही हैं, वो शख्स इस दुनिया से चला गया जिसके अकाउंट को इस्तेमाल किया गया, तो फिर आप अपने असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए ज़रूर पाकिस्तान उसकी बॉडी को नहीं आने देंगे, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान आए तो फिर ये सवाल उठाया जाए कि जनाब चेक किया जाए कि मकसूद चपरासी को हार्ट अटैक क्यों हुआ, व्हाट वर द रीजंस। क्योंकि इससे पहले डॉक्टर रिजवान को भी हार्ट अटैक हुआ और इससे पहले आपको याद होगा जज अरशद मलिक भी इस दुनिया से चले गए। तो ये जो लोगों की मौत वाकया हो रही है वन आफ्टर अनदर वन, और फिर उस इन्वेस्टिगेशन का क्या होगा, कानून इस हवाले से क्या कहता है, ये बड़े संजीदा सवाल आते हैं। क्योंकि मेरी इतलात के मुताबिक गेम सेट कर दी गई है और अब रिलीफ देने की बारी आ चुकी है। चूँकि जो NRO2 जिसका जिक्र हम भी करते रहे, खान साहब भी करते रहे, पाकिस्तान की मौजूदा अपोजिशन जो इस वक्त सड़कों पर है, बनिगाला में है, पाकिस्तान के आज हमने वो मनाजिर भी देखे कि आलिया जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उन्होंने अपना एहतजाज पार्लियामेंट के अंदर जाकर रिकॉर्ड करवाया, दीवारें फैलांगी गई और एक एहतजाज की फजाई तमाम लोग करते रहे। मकसूद चपरासी और वो लोग जिनको हार्ट अटैक हो जाता है, अब ये एक बड़ा संजीदा सवाल है, क्या इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी, किन हालात के अंदर। आपको याद होगा डॉक्टर रिजवान के करीबी दोस्तों ने ये कहा कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे और एक सेंसिटिव इंसान थे। मकसूद चपरासी भी एक सेंसिटिव इंसान होगा, गैरतमंद था, जिसके अकाउंट को इस्तेमाल किया गया और वो इस करप्शन का बोझ नहीं उठा सका और वो इस दुनिया से चला जाता है। आपके ऊपर जब प्रेशर होगा, आपको मालूम ना हो कि आपका एक अनसर्टेनिटी पाई जाती हो, जब आप मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएं और फिर आपको मालूम हो कि अगर मैंने अपनी ज़ुबान खोली तो मेरे ख़ानदान के लोगों के साथ क्या किया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को गोली से मारें, बाज़ लोग गैरत से भी मर जाते हैं, बाज़ लोग अंडर प्रेशर आकर भी मर जाते हैं, बाज़ लोगों के ऊपर। और ये जो किरदार जिनका जिक्र किया जा रहा है, आई थिंक दे आर वन ऑफ देम जिनको इस्तेमाल किया गया और यकीनन इसके ऊपर एक इंक्वायरी जो है वो ज़रूर बनती है। फवाद चौधरी साहब ने इस हवाले से, शहबाज गिल साहब ने भी कहा कि क्या मकसूद चपरासी को कत्ल कर दिया गया, ये एक सवालिया निशान है और इसके ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि ख़ुद कानून बनाया, TT के पैसे के ज़रिया नहीं पूछा जाएगा। बदकिस्मती से जो तरीक़ाकार हुदैबिया में इस्तेमाल हुआ वही यहाँ भी किया गया। शरीफ फैमिली का असल पैसा तो मुल्क से बाहर पड़ा था। फिर इस वक्त 130वें नंबर पर हैं पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम। एक सीरियस क्वेश्चन जो हैं वो रेज़ किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और वो लोग जो पाकिस्तान की सियासत में शरीफ ख़ानदान को एलिमिनेट होते हुए देखना चाहते हैं। ये वजह नहीं कि इनसे दुश्मनी है, वजह यह है कि इन्होंने अपने केसेस को किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचने दिया और इसकी बुनियादी वजह इनके मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। व्यूअर्स, आपको ये भी बताते चलें
کہ پاکستان کے اندر اس وقت ایک خاندان کشمکش کا شکار ہے، اور چودھری بردرز جو ہیں آج اپنے اختلافات مل بیٹھ کر اس کا کوئی فیصلہ بھی کریں گے، جس میں شجاعت صاحب ہیں، پرویز الہی وجاہت، اور میری اطلاعات کے مطابق فیصلہ کر لیا گیا ہے، اب ان کی راہیں جدا جدا ہوں گی۔ خاندان تقسیم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کوئی شخص جو امیر ہوتا ہے نا، اور اولادوں کے اندر جو تقسیم ہے وہ جائیدادوں کی ہوتی ہے۔ بعض لوگ اپنی زندگی میں کر دیتے ہیں، بعض لوگ بعد میں سوچتے ہیں۔ تو جن لوگوں کی جو وراثت ہے وہ سیاست ہوگی تو پھر وہ بھی اسی طرح تقسیم ہوگی۔ لوگوں نے اپنے فیوچر کو دیکھنا ہے۔ اب یہ مونس الہی اور ساتھ ساتھ جو باقی دیگر لوگ جو ہیں جو ان کے ساتھ موجود ہیں جس کیمپ کے اندر ہیں، اب یہ فیصلہ کریں گے، جس طرح وجاہت حسین صاحب کے بیٹے ہیں، اب یہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دینا ہے یا کیا۔ تو اب یہ وہ وقت آ گیا جس سے اب یہ جماعتیں بھی گزر رہی ہیں۔ ایک ٹرانزیشنل پیریڈ جس کا میں ہمیشہ سے ذکر کرتا تھا کہ نون لیگ گزر رہی ہے کہ خاندان کی قیادت کون کرے گا، پاکستان تحریک انصاف گزر رہی ہے کہ خان صاحب کی آگے کوئی جو اولاد ہے وہ سیاست کے اندر نہیں ہے، تو پھر ٹرانزیشن کس طرف جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے بعد پیپلز پارٹی کی ٹرانزیشن آصفہ بھٹو، بلاول بھٹو کی شکل میں ہو رہی ہے، تو یہ ٹرانزیشن آپ کو کاف لیگ کی شکل میں بھی نظر آئے گی۔ ویورز آپ کو بتاتے چلیں، پاکستان کے طاقتور حلقے، آبویسلی کل ایک خبر بھی شائع ہوئی اور پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز نے اسے بہت ہی پرسونیفائی کر کے بیان کیا، ISPR کا بیان، اور جو سٹیٹمنٹ جاری کی گئی کہ شوکت ترین کے حوالے سے ہم نے کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ انٹرسٹنگ فیکٹ اس میں یہ ہے کہ ویڈیو ریکارڈ پر موجود ہے جس میں شوکت ترین صاحب خود یہ کہتے ہیں کہ 3 لوگ موجود تھے، باقر رضا، پھر انہوں نے مفتاح اسماعیل کا بھی نام لیا، حفیظ شیخ صاحب کا بھی نام لیا، یہ لوگ موجود تھے، اور مجھے کہا گیا کہ آپ ان کا ساتھ دیں۔ اب انڈرسٹوڈ سی بات یہ ہے کہ جب آپ پاکستان تحریک انصاف کو کے سینیٹر ہوں اور آپ سے کہا جائے کہ ان کو ساتھ دیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو چھوڑیں اور ان کے ساتھ جائیں اور ان کی مدد کریں۔ سیاسی اختلافات موجود تھے۔ پاکستان کی جو طاقتور شخصیت جن کا ذکر شوکت ترین صاحب نے کیا، یہ اس میٹنگ میں یہ کہا گیا، لیکن سیاق و سباق سے ہٹ کر اس چیز کے اوپر پروٹیسٹ آتا ہے ISPR کی طرف سے، اور پھر میری شاہین سپاہی صاحب سے بھی اس حوالے سے تفصیل سے بات ہوئی، اور انہوں نے پھر ٹویٹ بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں یہ جاننا ضرور چاہوں گا کہ شوکت ترین صاحب نے اسے کیٹیگوریلی ڈینائی کیسے کر دیا اپنی ٹویٹ کے اندر، جب وہ خود ٹیلی ویژن چینل کے اوپر بیٹھ رہے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ جائیں ان کے ساتھ بیٹھ کر۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تحریک انصاف کو چھوڑیں اور ان کے ساتھ جائیں۔ ویورز، پاکستان کی عوام، پاکستان کے لوگ اور اتنے زیادہ بے وقوف نہیں ہیں جتنا انہیں یہ سیاسی جماعتیں بنانے کی یہ کوشش کرتی ہیں، اور پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے کہ اس وقت ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ طاقتور حلقوں کے لیے سب سے بڑا اس وقت چیلنج یہ ہے کہ اکانومی کو کیسے اسٹیبلائز کیا جائے، اور میں آج دیکھ رہا تھا کہ جو اکنامک سروے رپورٹ آئی اس میں پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی کو بڑا بڑھا چڑھا کے جو ہے وہ بیان بھی کیا گیا، اور مجبوری ان کی یہ ہے کہ جو اہداف تھے وہ پورے ہوئے۔ اکنامک سروے رپورٹ جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ اہداف کیا تھے اور ان کو کیسے پورا کیا گیا۔ پھر جی ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹ سے ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔